हेलो स्टूडेंट्स, बाल मंदिर बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को ही कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक्सेप्शंस क्या होते हैं और एक्सेप्शंस को हैंडल करना क्यों ज़रूरी होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्शन जो होते हैं ये एक प्रकार की रन टाइम्स एरर्स होती हैं, या इनको हम इवेंट भी कह सकते हैं। एक्सेप्शन की वजह से हमारे प्रोग्राम का जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन फ्लो होता है उसके अंदर बाधा उत्पन्न होती है और हमारा प्रोग्राम बीच में ही टर्मिनेट हो जाता है। इस चीज़ को हैंडल करने के लिए, इस चीज़ को रोकने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्सेप्शन को हैंडल करने का प्रोसेस क्या होता है, मतलब इसका मेन कंसेप्ट क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको पहले का भी एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्शन जो कि एक इवेंट है जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान उत्पन्न होते हैं और जिससे कि प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो के अंदर बाधा उत्पन्न होती है। यहाँ हम कह सकते हैं कि एक्सेप्शन एक प्रकार की रन टाइम एरर्स ही होती हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, एक्सेप्शन एक इवेंट है जो प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान घटित होती है, जिससे प्रोग्राम के निर्देशों के एग्जीक्यूशन के सामान्य फ्लो में बाधा उत्पन्न होती है। और क्या होती हैं, ये रन टाइम एरर होती हैं जिसको प्रोग्रामर द्वारा हैंडल किया जाता है। अगर प्रोग्रामर इन एक्सेप्शंस को हैंडल नहीं करता है तो आपने देखा है कि आपका प्रोग्राम बीच में ही टर्मिनेट हो जाता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को करते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती है बिल्ट इन एक्सेप्शन जो पाइथन की लाइब्रेरी में पहले से डिफाइन रहती हैं, और एक होती है यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन जो यूज़र अपनी ओर से भी बना सकता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ बिल्ट इन एक्सेप्शन के बारे में भी बताया था। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग ये क्यों करते हैं, जिससे कि एक्सेप्शन की वजह से जो हमारे प्रोग्राम के सामान्य फ्लो में बाधा उत्पन्न हो रही है वो नहीं उत्पन्न हो और हमारा प्रोग्राम नॉर्मल तरीके से एग्जीक्यूट होता रहे। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के सामान्य फ्लो में बदलाव करके प्रत्येक एक्सेप्शन को किसी विशेष प्रोसेसिंग द्वारा हैंडल करना, जिससे कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में बाधा उत्पन्न न हो, इसलिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को करते हैं। अब स्टूडेंट, ये कुछ बिल्ट इन एक्सेप्शंस थी जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताई थी। ये जो एक्सेप्शन है ये सिंटैक्स एरर, वैल्यू एरर, इंपुट एरर, ये सब एक्सेप्शंस के नाम हैं। इनको हम कह सकते हैं एक्सेप्शन क्लास नेम। जो सिंटैक्स एरर तो एक एक्सेप्शन क्लास नेम हो गई, वैल्यू एरर ये भी एक्सेप्शन क्लास नेम हो गई। ये कुछ जनरली आने वाली एक्सेप्शंस जिनको आपने देख रखा है वो मैंने यहाँ पर मतलब बताकर रखी है। इसके अलावा भी खूब सारी एक्सेप्शन और होती हैं जो पाइथन की लाइब्रेरी के अंदर हैं, वो भी हम आगे आगे धीरे धीरे देखते रहेंगे। तो स्टूडेंट, इतना तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम देख लेते हैं नीड ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग की। इसकी अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग हम नहीं करते हैं तो हमको क्या क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है, जब भी प्रोग्राम में एक्सेप्शन घटित होता है तब प्रोग्राम अचानक से समाप्त हो जाता है। जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में बनाकर दिखाया था, अगर प्रोग्राम में कोई भी एरर आ रही है, माना कि हमारी प्रोग्राम में थर्ड नंबर लाइन में कोई एरर है और प्रोग्राम हमारा 10 लाइन का है, तो थर्ड नंबर लाइन की एरर की वजह से आगे की जो 4, 5, 6, 7 जो लाइनें हैं वो भी हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी और हमारा प्रोग्राम बीच में ही टर्मिनेट हो जाएगा। तो प्रोग्राम बीच में टर्मिनेट ना हो, इसके लिए हम एक्सेप्शन को हैंडल करना जरूरी है। इसीलिए हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग कंपलसरी होती है। सेकेंड, अगर प्रोग्राम हमारा बीच में टर्मिनेट होगा तो इससे क्या होगा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो करप्ट भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, जिससे कि हमने जितनी मेहनत की हमारी सारी मेहनत ख़राब हो सकती है। अचानक प्रोग्राम के टर्मिनेट होने से प्रोग्राम करप्ट हो सकता है, और अगर अचानक बीच में ही ऐसा प्रोग्राम हमारा करप्ट हो गया है तो प्रोग्राम करप्ट होने की वजह से डेटा का लॉस भी हो सकता है। एक्सेप्शन की वजह से डेटाबेस में से डेटा के लॉस होने की संभावना भी होती है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिसकी वजह से हमको एक्सेप्शन हैंडलिंग की ज़रूरत पड़ती है। स्टूडेंट, अब देख लेते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहला होता है, देखो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं, आप वैसे इसको पहली बार पढ़ रहे हो तो जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। जब भी हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं तो एक होता है एक्सेप्शन हैंडलर। एक्सेप्शन हैंडलर का काम क्या होता है कि जो भी एक्सेप्शन हमारे प्रोग्राम के अंदर उत्पन्न हुई है, जो भी एक्सेप्शन हमारे प्रोग्राम में रेज हुई है, उसको सबसे पहले थ्रो करना, मतलब उसको पहचानना, उसको थ्रो करना। थ्रो मत करना मतलब फेंकना। अगर एक्सेप्शन को उसने थ्रो कर दिया है, उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलर है उस थ्रो की हुई एक्सेप्शन को कैच करेगा, देखेगा कि उसमें क्या एक्सेप्शन है, और उसको एक एक्सेप्ट ब्लॉक के माध्यम से मतलब इसको एक्सेप्शन को कैच करने के लिए हम इसके इस्तेमाल करते हैं एक्सेप्ट ब्लॉक का। जो ये हमारा टोटल 4 टाइप के ब्लॉक होते हैं। एक होता है ट्राई ब्लॉक, एक होता है एक्सेप्ट ब्लॉक, एक होता है एल्स ब्लॉक, एक होता है फाइनली ब्लॉक। ये 4 ब्लॉक होते हैं। जो हमारा ट्राई ब्लॉक होता है, इस ट्राई ब्लॉक का काम होता है एक्सेप्शन को थ्रो करना। जो एक्सेप्ट ब्लॉक होता है उसका काम होता है थ्रो की हुई एक्सेप्शन को कैच करना, और उसी एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर हम एक्सेप्शन को कैच करने के बाद में उसको हैंडल करते हैं।
और एल्स और फाइनली ब्लॉक भी आपको धीरे धीरे आगे बताऊंगा। जैसे पहला है ट्राई ब्लॉक। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर उस कोड को रखा जाता है जिसमें एक्सेप्शन आने की संभावना होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक प्रोग्राम के माध्यम से बताऊं, जैसे कि ये मेरा एक फाइल में गया, न्यू फाइल, यहाँ मैं छोटा सा प्रोग्राम बना रहा हूँ। इसलिए लिखा मैंने यहाँ पे नंबर 1, इसमें वैल्यू लिए मैंने 50, एक लिया मैंने नंबर 2, इसमें वैल्यू ली मैंने माना कि 15 ले लो, 16 ले लो, कुछ भी ले लो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल ले रहा हूँ रिजल्ट नाम का। ओके, इसमें मैं करवा रहा हूँ num1 डिवाइड बाय num2 और बाद में इसको करवा रहा हूँ प्रिंट कर दिया मैंने रिजल्ट। अब स्टूडेंट अगर माना कि num2 के अंदर अभी 16 है तो 50 में 16 का भाग जा सकता है, लेकिन अगर num2 में माना कि यहाँ लिखता है हमें 0, तो अब क्या हो गया, डिवाइड बाय 0 की एरर हो गई है। तो मतलब जो मेरी लाइन है रिजल्ट इक्वल टू num1 डिवाइड बाय num2, इस वाली लाइन के अंदर एक्सेप्शन आने की संभावना है। तो जो ये वाली जो मेरा स्टेटमेंट है रिजल्ट इक्वल टू num1 डिवाइड बाय num2, इसी को मैं लिखूंगा ट्राई ब्लॉक के अंदर। देखो फिर से हम प्रोग्राम पर इसमें आते हैं। तो ट्राई ब्लॉक के में उस कोड को रखा जाता है जिसमें एक्सेप्शन आने की संभावना होती है, मतलब उस कोड को ट्राई ब्लॉक के अंदर रखते हैं जिसमें एक्सेप्शन आने की संभावना होती है। तो सिंटैक्स क्या होगा, ट्राई फिर कॉलन और बाद में जो भी आपको स्टेटमेंट लिखना है वो आप इसके अंदर लिख सकते हो। जरूरी नहीं स्टेटमेंट का मैसेज ही लिखो, आप कोई भी स्टेटमेंट इसके अंदर लिख सकते हो। वैसे ही एक होता है आपका कैच ब्लॉक, सॉरी एक्सेप्ट ब्लॉक, जो क्या करता है कि ट्राई से जो ट्राई ब्लॉक ने जो एक्सेप्शन थ्रो की है उसको क्या करेगा, कैच करेगा। एक्सेप्ट ब्लॉक में एक्सेप्शन को कैच किया जाता है जिससे ट्राई ब्लॉक द्वारा थ्रो किया जाता है, मतलब ट्राई ब्लॉक जो एक्सेप्शन थ्रो करता है उसको एक्सेप्ट ब्लॉक क्या करेगा, कैच कर लेगा। लेकिन एक ट्राई ब्लॉक के अंदर मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा, इसको हमने देखा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ num2 क्या है, हो सकता है मैं यहाँ पे num3 कर दूँ, तो यहाँ पर क्या होगी, नेम एरर भी हो गई, नेम एरर हो गई, यहाँ पे 0 डिवीज़न एरर हो गई। तो मतलब 2 प्रकार के एक्सेप्शन यहाँ पे आ रहे हैं। तो एक ट्राई ब्लॉक के अंदर एक से अधिक भी एक्सेप्ट ब्लॉक हो सकते हैं। तो यही चीज़ लिखी है, एक ट्राई ब्लॉक में एक से अधिक एक्सेप्ट ब्लॉक हो सकते हैं। मतलब जितनी भी किसी हमारे प्रोग्राम के किसी कोड में अगर एक से अधिक एक्सेप्शन आने की संभावना है तो हम एक से अधिक एक्सेप्ट ब्लॉक को भी बना सकते हैं। इसका सिंटैक्स क्या रहेगा, इसका सिंटैक्स रहेगा एक्सेप्शन नेम, मतलब एक्सेप्शन का नाम क्या है, उसका नाम, और बाद में क्या जाएंगे उसके स्टेटमेंट, मतलब एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए क्या स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं वो स्टेटमेंट। स्टूडेंट ये आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको मैं आगे प्रोग्राम बनाकर भी दिखा दूंगा, तब आपको थोड़ा इजी लगेगा। लेकिन अभी जो मैं क्या कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। इसके बाद में आता है एल्स ब्लॉक। स्टूडेंट एल्स और फाइनली ब्लॉक जो होते हैं ये कभी ऑप्शनल ब्लॉक नहीं होते हैं। एल्स ब्लॉक इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब जैसे कि मानना हमारे प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, एक्सेप्शन नहीं है तो एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर वो जाएगा ही नहीं। एक्सेप्ट ब्लॉक में कब जाएगा, जब ट्राई ब्लॉक एक्सेप्शन को थ्रो करेगा। लेकिन अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एरर है ही नहीं तो ट्राई ब्लॉक कोई किसी एक्सेप्शन को थ्रो भी नहीं करेगा। तो जब ट्राई ब्लॉक किसी एक्सेप्शन को थ्रो नहीं करता है तो एक्सेप्ट ब्लॉक में नहीं जाता है, कहाँ जाएगा, एल्स ब्लॉक के अंदर। एल्स ब्लॉक के अंदर हम उस कोड को लिखते हैं जो हम चाहते हैं कि एक्सेप्शन के उत्पन्न न होने पर वो एग्जीक्यूट हो। तो इस ब्लॉक के अंदर कब कौन सा कोड होगा, वो कोड जो एक्सेप्शन नहीं आने के बावजूद एक्सेप्शन नहीं आने पर एग्जीक्यूट होगा। एल्स ब्लॉक तब निष्पन्न होता है जब ट्राई ब्लॉक द्वारा कोई एक्सेप्शन उत्पन्न नहीं होती है। ट्राई ब्लॉक के द्वारा कोई एक्सेप्शन उत्पन्न नहीं होगी तब हमारा एल्स ब्लॉक का कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। इसका सिंटैक्स क्या रहेगा, एल्स ब्लॉक बाद में स्टेटमेंट, और लास्ट में होता है हमारा फाइनली। फाइनली ब्लॉक के अंदर हम उस कोड को लिखते हैं जिस कोड को हमको एग्जीक्यूट करना ही होता है, चाहे एक्सेप्शन आए चाहे एक्सेप्शन नहीं आए। यह ब्लॉक निष्पादित होता ही है चाहे कोई एक्सेप्शन उत्पन्न हो या ना हो। तो ये हो गया इसका मतलब सिंटैक्स, फाइनली, बाद में कॉलन और बाद में स्टेटमेंट। तो ये 4 प्रकार के आपके होते हैं। पहला होता है ट्राई ब्लॉक, दूसरा होता है एक्सेप्ट ब्लॉक, तीसरा होता है एल्स ब्लॉक, चौथा होता है फाइनली ब्लॉक। जिसमें से जो एल्स और फाइनली ब्लॉक होते हैं ये ऑप्शनल होते हैं। स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना, जो आपका एक्सेप्ट ब्लॉक है वो हमेशा ट्राई ब्लॉक के साथ में ही आएगा। अगर आपने ट्राई ब्लॉक बनाया है तभी आप एक्सेप्ट ब्लॉक को बना सकते हो, अगर आपने ट्राई ब्लॉक नहीं बनाया है तो आप एक्सेप्ट ब्लॉक को नहीं बना पाओगे। ये चीज़ें अभी आपको मैं कर करके दिखाऊंगा स्टूडेंट। तो इस प्रकार से हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। अब इससे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो देख लो एक बार। पहला, सिंगल ट्राई ब्लॉक के अंदर एक से अधिक एक्सेप्ट ब्लॉक हो सकते हैं, मतलब एक
ट्राई ब्लॉक के अंदर एक से अधिक एक्सेप्ट ब्लॉक हो सकते हैं। मतलब कोड के अंदर जितने प्रकार के एक्सेप्शन आ रहे हैं उन सभी एक्सेप्शन को हम एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर हैंडल कर सकते हैं। एक्सेप्ट ब्लॉक के द्वारा एक से अधिक एक्सेप्शन को हैंडल किया जा सकता है। बिना एक्सेप्ट ब्लॉक के ट्राई ब्लॉक का कोई महत्व नहीं होता है। अगर आपने ट्राई ब्लॉक बना दिया लेकिन कोई एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं बनाया तो उस ट्राई ब्लॉक बनाने का कोई महत्व है ही नहीं। क्यों? अगर एक्सेप्शन आ भी गई तो उसको कैच करने वाला कोई भी ब्लॉक ने नहीं बनाया, इसलिए बिना एक्सेप्ट ब्लॉक के ट्राई ब्लॉक का कोई महत्व नहीं है। बिना ट्राई ब्लॉक के एक्सेप्ट ब्लॉक को नहीं लिखा जा सकता है। मतलब अगर आपने ट्राई ब्लॉक नहीं बनाया है तो आप एक्सेप्ट ब्लॉक भी नहीं बना सकते हो। फाइनली ब्लॉक निष्पादित होता ही है, चाहे एक्सेप्शन उत्पन्न हो या नहीं हो। मतलब इसमें वही कोड आता है जिसको हमको एग्जीक्यूट करना ही होता है, उसी कोड को हम फाइनली ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। एल्स और फाइनली ब्लॉक ऑप्शनल होते हैं। मतलब आपको अगर इनकी ज़रूरत महसूस नहीं होती है तो आप इनको मत लिखो, अगर ज़रूरत महसूस होती है तो इनको आप लिखो। अब इससे कुछ सिंटेक्स देख लेते हैं सबके। फर्स्ट है इसके अंदर ट्राई, किस प्रकार से लिखेंगे? जैसे कि हमने बनाया ट्राई ब्लॉक, बाद में लगा एक कॉलन, बाद में लिखेंगे हम इसके स्टेटमेंट, ट्राई ब्लॉक के स्टेटमेंट। अब ट्राई ब्लॉक क्या करेगा? एक्सेप्शन को रेज करेगा, एक्सेप्शन को उत्पन्न करेगा, वो आएगी इस एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। कौन सी एक्सेप्शन उत्पन्न होने की संभावना है उस एक्सेप्शन का हम यहाँ लिखेंगे नाम। जैसे कि माना इंडेक्स एरर है तो लिखेंगे एक्सेप्ट इंडेक्स एरर, मतलब एक्सेप्शन क्लास नेम वो लिखेंगे। और बाद में उसको हैंडल करने के लिए मुख्य स्टेटमेंट लिखना है, वो स्टेटमेंट लिखेंगे। बाद में एल्स आएगा, उसके स्टेटमेंट, फाइनली उसके स्टेटमेंट। ये चार प्रकार के इस प्रकार से हम लिखते हैं, पहले ट्राई, बाद में एक्सेप्ट, बाद में एल्स, बाद में फाइनली। इसी क्रम में हमको लिखना होता है। लेकिन इसमें से एल्स और जो फाइनली होता है ये हमारा होता है मतलब ऑप्शनल होता है, इसको लिखो या नहीं लिखो तो जरूरी नहीं। हम इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, ट्राई, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन क्लास नेम और बाद में स्टेटमेंट। ये लिखो या मत लिखो, अगर जरूरत है इनके लिखने की तो लिखो, नहीं अगर जिनकी जरूरत नहीं है तो मत लिखो। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब एक ट्राई ब्लॉक के अंदर मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक हो सकते हैं। तो देखो एक ट्राई ब्लॉक, एक एक्सेप्ट ब्लॉक बनाया, दूसरा एक्सेप्ट ब्लॉक बनाया, मतलब एक ट्राई ब्लॉक के अंदर मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक भी हो सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया ट्राई और एक्सेप्ट का एक फॉर्मेट, किस प्रकार से इसको हम काम करेंगे। अभी मैं आपको इसका प्रोग्राम बना के भी दिखाऊंगा। अब एक से अधिक एक्सेप्शन टेबल के साथ, जैसे कि आपको देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक ट्राई ब्लॉक के अंदर दो एक्सेप्ट ब्लॉक बनाए हैं, एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ये। इसमें एक अलग से एक्सेप्शन लिखा, एक दूसरा एक्सेप्शन एक को लिखा। यहाँ लिख दिया मैंने जीरो डिवीजन एरर, यहाँ लिख दिया मैंने माना कि नेम एरर। तो मतलब दो प्रकार के एक्सेप्शन को मैं अलग अलग ब्लॉक के अंदर हैंडल कर रहा हूँ। तो इसको हम टेबल के रूप में भी कर सकता हूँ इस प्रकार से कि एक्सेप्ट ब्लॉक, फिर लिख दिया जीरो डिवीजन एरर, कॉमा नेम एरर, कॉमा इंडेक्स एरर। जो भी आपको जितने भी आपको एक्सेप्शन बनाने, इस प्रकार टेबल के रूप में भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये जाएंगे आपके स्टेटमेंट। और हर प्रकार के एक्सेप्शन को कैच करना, अगर आप यहाँ कोई क्लास नेम नहीं दे रहे हो, आप ऐसे इस प्रकार से लिख रहे हो, जैसे आप यहाँ पर लिख रहे हो एक्सेप्शन का क्लास नेम। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि एक्सेप्शन कौन सी हो सकती है, मतलब आपको अगर यही नहीं मतलब एक्सेप्शन का नाम नहीं मालूम है, आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि किस प्रकार की एरर हमारे प्रोग्राम के अंदर आ सकती है, तो आपको क्लास नेम देने की ज़रूरत नहीं है। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। इससे क्या होगा कि एक्सेप्शन किसी भी प्रकार की हो उसको हमारा कोड हैंडल कर लेगा। अब स्टूडेंट इसकी चीज़ को हम एक बार प्रोग्राम के रूप में भी देख लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि ये हमारा प्रोग्राम था। अगर इस प्रोग्राम को मैं सेव कर लूँ, इसको मैं एक बार सेव कर लेता हूँ, जिससे आपको दिखा दूँ। प्रोग्राम फाइल का नाम दे देता हूँ मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ सेव। नेम 3 लेटर आगे, जैसे उसके बाद सही तरीके दोबारा से यहाँ करता हूँ मैं नेम 2, ठीक है। और यहाँ मैं बोल देता हूँ जैसे कि यदि मैंने 16, कंट्रोल एस F5। आप देखो आंसर क्या आएगा इसका 3.125। कोई हमारे प्रोग्राम को एरर नहीं थी। अब आप इसको देखो एक बार से। अब मैं एक बार एक कोड लिखता हूँ यहाँ पे, प्रिंट, इसमें लिखता हूँ मैं एक बार लर्निंग एक्सेप्शन हैंडलिंग, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बार आपको एरर निकाल कर दिखाता हूँ। ये कि इसको मैंने 0, अब नंबर 2 में क्या है 0, नंबर 1 में 50, नंबर 2 में है 0, मतलब कि 0 डिवीज़न की इसमें एरर है। तो एक बार इसको देखते हैं प्रोग्राम रन करवा कर क्या होता है। क्या आया? 0 डिवीज़न एरर। ये क्या है? हमारे एक्सेप्शन क्लास नेम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम था। तो छोटा करके दिखाऊँ आपको मैं, देखिए इसको।
अब इस लाइन में हमारी क्या आई, एक एरर आई। कौन सी एरर आई, जीरो डिवीजन नाम की एरर आई। लेकिन इसकी वजह से यहाँ पर एरर आई तो इसके आगे के जो स्टेटमेंट हैं वो भी हमारे नहीं चले। मतलब जो लिखा मैंने प्रिंट लर्निंग एक्सेप्शन हैंडलिंग, मतलब प्रोग्राम के अगर यहाँ पर हमारे एरर आ गई इस लाइन के अंदर, इस थर्ड लाइन में एरर आई, तो इसकी वजह से हमारे फोर्थ और फिफ्थ ये जो हमारे स्टेटमेंट थे वो भी एग्जीक्यूट नहीं हुए। हमारा प्रोग्राम यहीं पर टर्मिनेट हो गया। इसके आगे हमने जो कुछ भी लिखा उसका क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, उसका हमें क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग। अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखूँ, इसको डालता हूँ ट्राई ब्लॉक के अंदर। किसमें लिखा मैंने, ट्राई ब्लॉक में। ओके, इंडेंटेशन देना है बराबर इसको। और इसके अंदर लिख देता हूँ मैं इस स्टेटमेंट को, प्रिंट को, क्योंकि रिजल्ट जो भी हमारा प्रिंट होगा इसी के अंदर होगा। अब मैं लिखता हूँ इसके अंदर एक्सेप्ट ब्लॉक। ओके, अब यहाँ पर मैं एक प्रिंट करवा देता हूँ। इसमें लिख रहा हूँ हैंडल एक्सेप्शन या फिर हैंडल कैच। इसमें हम क्या करते हैं, हम कैच करते हैं एक्सेप्शन को। in this block। ओके, ये किसमें लिख दिया हमने, एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। अब स्टूडेंट देखना, जैसे कि इसमें एक बार एक्सेप्शन का नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। एक्सेप्शन कौन सी हमारी, जीरो डिवीजन एरर है। इसके कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से ताकि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो यहाँ पे। ठीक है, कौन सी एरर है, जीरो डिवीजन एरर। और यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ थोड़ा सा, या फिर सिंपल लिख देता हूँ मैं, जीरो डिवीजन एरर इसके अंदर। ओके, एरर क्या है हमारी, जीरो डिवीजन एरर। या फिर सिंपल लिखा लिख के दिखा दूँ मैं आपको, यहाँ लिख देता हूँ और छोटा कर देता हूँ कोड, यू कैन नॉट डिवाइड नंबर फ्रॉम 0। ठीक है, आप नंबर को किसी 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हो। ये मैंने क्या कर दिया इसके अंदर, मतलब एक्सेप्शन किस वजह से आई है उसका मैंने यहाँ पर आपको पता दे दिया। अब इस प्रोग्राम को मैं करता हूँ सेव, अब करता हूँ इसको रन। अब देखिए आप एक बार, अब देखिए, अब नंबर 2 में 0 था हमारा, मतलब प्रोग्राम में क्या एरर थी, जीरो डिवीजन एरर। अब ये जो मेरा ट्राई ब्लॉक था, यहाँ पर नंबर 2 में 0 था, यहाँ पर ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट हुआ, यहाँ देखा कि नंबर 0 है, तो हमारा जो मतलब कर्सर था यहाँ से कहाँ गया, इस ब्लॉक से यहाँ पर जंप कर गया। इसने क्या लिख दिया, एक मैसेज दे दिया, यू कैन नॉट डिवाइड नंबर फ्रॉम 0। अब उसके बाद लेकिन इस एक्सेप्शन को हमने इस एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर हैंडल कर लिया। इसकी वजह से जो इस कोड के बाद वाला स्टेटमेंट लिखा मैंने, ये लर्निंग एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये भी हमारा प्रिंट हो गया। मतलब एक्सेप्शन को हमने यहाँ पर हैंडल कर लिया। इसकी वजह से हमारा प्रोग्राम बीच में टर्मिनेट नहीं हुआ, सिर्फ जिस ब्लॉक में एरर आई उस एरर को इस प्रोग्राम ने हैंडल कर लिया। ये होता है हमारा एक्सेप्ट, ये होता है हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक। अब आपको मैं बताऊँ एल्स ब्लॉक, लिखता हूँ इसके अंदर एल्स, इसमें लिखा मैंने प्रिंट और लिख दिया इसके अंदर इनसाइड एल्स ब्लॉक। ओके, अब जैसे कि ये एल्स ब्लॉक कब चलेगा, जब कोई एक्सेप्शन नहीं आती। जैसे कि यहाँ पर नंबर लिखता हूँ मैं, कुछ भी नंबर लिखता हूँ मैं यहाँ पे, माना कि 14। ओके, अब इसके अंदर कोई एरर नहीं है, एरर नहीं होगी तो हम ये हमारा रिजल्ट भी प्रिंट हो जाएगा। और ये लेकिन जो ये एक्सेप्ट वाली लाइन है, यू कैन नॉट डिवाइड नंबर फ्रॉम 0, या बाय लिख देते हैं यहाँ पे, बाय 0। ठीक है, तो ये जो लिखा है इसके अंदर, जो एक्सेप्ट
एक्सेप्शन रेज होगा, मतलब अगर इसके अंदर कोई एरर आती है तो हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा। अगर इसमें कोई एरर नहीं आती, कोई एक्सेप्शन नहीं आता है, तो हमारा एल्स वाला ब्लॉक इसके अंदर चलेगा। अभी हम देख सकते हैं कि इसके अंदर किसी प्रकार की कोई एरर नहीं होगी। तो एक बार इसको सेव करते हैं, चलाते हैं। देखिए उसका आंसर आ गया 3.7 इनसाइड एल्स ब्लॉक। देख सकते हैं यहाँ पे हम एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर गए नहीं, हमारा कर्सर जंप कहाँ कर दिया, सीधा एल्स ब्लॉक के अंदर। एल्स ब्लॉक कब काम करता है, जब कोई एक्सेप्शन नहीं आती है। अगर एक्सेप्शन आती है तो एक्सेप्ट ब्लॉक काम करता है। और एक और बताता हूँ मैं आपको फाइनली ब्लॉक। फाइनली इसमें लिखा प्रिंट, लिख देता हूँ मैं इनसाइड फाइनली ब्लॉक। ठीक है, अब जो फाइनली ब्लॉक होता है, चाहे एक्सेप्शन हो चाहे नहीं हो, ये तो रेज होगा ही होगा, चलेगा ही चलेगा। अब देखो यहाँ पे अभी कोई एरर नहीं थी इसके अंदर, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, तो अभी हमारा फाइनली ब्लॉक चला और एल्स ब्लॉक चला कौन सा नहीं, एक्सेप्ट ब्लॉक। ये कब चलेगा, जब कोई एक्सेप्शन आएगी। तो अगर इसमें इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन डालता हूँ, मतलब कि इसको कर दिया मैंने 0, ठीक है, अब एक्सेप्शन आएगी तो हमारा चलेगा यू कैन नॉट डिवाइड नंबर बाय 0। तो Ctrl+F5, देखिए क्या आ गया, यू कैन नॉट डिवाइड नंबर बाय 0। हमारे एक्सेप्ट ब्लॉक चला, एल्स ब्लॉक हमारा नहीं चला, लेकिन फाइनली ब्लॉक हमारा तब भी चला। फाइनली ब्लॉक में हम उस कोड को लिखते हैं जिस कोड को हमको एग्जीक्यूट करना ही होता है, चाहे एक्सेप्शन आए चाहे एक्सेप्शन नहीं आए। तो ये हमारा हो गया फाइनली ब्लॉक। अब स्टूडेंट, जैसा कि आपको बताया मैंने कि ट्राई ब्लॉक के अंदर एक से अधिक एक्सेप्ट ब्लॉक हो सकते हैं। तो मैं आपको एक ब्लॉक और बनाकर दिखाऊं, जैसे कि मैंने लिखा, मैंने एक एक्सेप्ट, एक होता है आपका नेम एरर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैं प्रिंट, इसमें लिखता हूँ कि जैसे कि कोई वेरिएबल नॉट डिफाइंड। नेम एरर कब आएगी, जब कोई आप ऐसा वेरिएबल इस्तेमाल करोगे जो आपने डिफाइन ही नहीं किया है, तो आएगी नेम एरर। इसमें लिख दिया मैंने वेरिएबल नॉट डिफाइंड। अब स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ num3। num3 आपका वेरिएबल जो ऐसे डिफाइन ही नहीं किया हुआ है, तो कौन सी एरर है, कौन सा एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा, नेम एरर वाला। अगर आप यहाँ इसको नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो एक्सेप्शन काम करेगा 0 डिवाइड एरर वाला, 0 डिवीजन एरर वाला। अगर आपने कोई वेरिएबल अनडिफाइंड किया है तो एक्सेप्शन काम करेगा नेम एरर वाला। देखो उस पास Ctrl+F5, देख सकते हैं वेरिएबल नॉट डिफाइंड। कौन सा ब्लॉक चला हमारा, एक्सेप्ट ब्लॉक, ये वाली एरर चली, नेम एरर, वेरिएबल नॉट डिफाइंड। ये वाला ब्लॉक नहीं चला, क्यों, क्योंकि 0 डिवीजन एरर इसके अंदर नहीं है। और एल्स ब्लॉक, तो एक्सेप्शन आई है इसलिए एल्स ब्लॉक चलेगा नहीं। उसके बाद इनसाइड फाइनली ब्लॉक, और बाद में कर दिया प्रिंट, लास्ट में लर्निंग एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो स्टूडेंट, अब मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, इसको हम लिख सकते हैं एक टपल की तरह भी। जैसे कि इसको मैंने 2 ब्लॉक पे लिखा है, तो एक ब्लॉक में लिख सकता हूँ मैं, इसको इस प्रकार लिख देता हूँ, यहाँ करता हूँ कॉमा। तो मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, और इसको मैं इस ब्लॉक कटा दूँ, अब इसका ज़रूरत नहीं है, ये इस प्रकार से। और यहाँ लिख दो आप, जैसे कि एक्सेप्शन हैंडलर, जैसे लिख दिया, सिंपल लिख दिया, कोई भी सिंपल सा मैसेज लिख दिया। अब आप देखिए, अब चाहे कोई सी भी एरर आ जाए, क्या मैसेज प्रिंट होगा, एक्सेप्शन हैंडलर। तो Ctrl+F5, देख सकते हैं आप क्या आ गया, एक्सेप्शन हैंडलर। लेकिन अगर आपको किसी एरर के बारे में नहीं मालूम है, आप पता ही नहीं एरर कौन सी आएगी, तो आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हो। अब कोई भी एरर होगी उसको अपने आप की कर लेगा, जैसे कि याद कर रहा हूँ मैं यहाँ पे num2, Ctrl+F5, तो क्या हो गया, एक्सेप्शन हैंडलर। और इस प्रकार से, ठीक है। अगर आपको एक्सेप्शन का नाम मालूम नहीं है तो इस प्रकार से एक्सेप्शन लिख सकते हो, इससे किसी भी प्रकार की एक्सेप्शन को आप हैंडल कर पाओगे। जैसे कि मैं इसमें लिख देता हूँ प्लस num3, तो इसमें एक नेम एरर भी हो गई, और इसके अंदर डिवाइड बाई 0 की एरर भी हो गई, तो ये एरर भी इसके अंदर हैंडल हो जाएगी। स्टूडेंट, ये होता है हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग।